और 2.5 महीने के बाद दीपावली आने वाली है। कल्पना करें आप दिवाली के बाजार में हैं। बाजार में कई तरह के प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपको, खासकर खाने पीने की चीज़ें। कुछ मिठाइयाँ हैं, कुछ नमकीन हैं। नमकीन में भी कई वैरायटीज़ हैं। कुछ नमकीन ऐसी है जिसमें नमक की मात्रा अधिक है। उसी तरह से मिठाइयों में भी कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं। कुछ ऐसी मिठाइयाँ जिसमें शुगर की मात्रा अधिक, किसी में शुगर की मात्रा कम। सारी चीज़ें आपको खाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या आप सारे चीज़ें खा पाएंगे? आप नमकीन खाएंगे या मिठाई खाएंगे, ये डिपेंड करता है आपके हेल्थ स्टेटस पे। यदि आपको डायबिटीज है तो निश्चित रूप से मिठाई आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपके लिए नमकीन सूटेबल है। या वैसे व्यक्ति जो कि ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, उनके लिए नमकीन बेहतर नहीं है, उनके लिए मिठाई बेहतर है। अब बात करते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड भी एक ऐसा ही बाजार है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स सभी इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर नहीं है। हालांकि आजकल देखा यह जा रहा है क्योंकि म्यूचुअल फंड एवेन्यूज इन्वेस्टमेंट पर्पज से काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, तो जो उनके एडवाइजर हैं, जो भी प्रोडक्ट्स उनको रिकमेंड कर देते हैं, इन्वेस्टर उस प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेते हैं। लेकिन आपको परचेज करने के पहले जानना चाहिए कि आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से क्या वो प्रोडक्ट्स जो आपके एडवाइज़र ने रिकमेंड किया है बेहतर है, और ये बेहतर है या बेहतर नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट्स आपके लिए सूटेबल है, ये जानने के लिए ज़रूरी है कुछ फाइनेंशियल जॉर्गन्स जो नॉर्मली एडवाइज़र यूज़ करते हैं, और एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड बाजार में नया है उसे ये बातें समझ में नहीं आती हैं। तो आज हम चर्चा करें कुछ फाइनेंशियल जॉर्गन्स की, कुछ टर्म्स की, जिसके जानने के बाद आप ये बेहतर फील कर पाएंगे, आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सा प्रोडक्ट्स आपको खरीदना चाहिए म्यूचुअल फंड बाजार में और कौन सा नहीं। सबसे पहला है SIP। जैसे कि नाम से पता चलता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मीन्स इस प्लान के अंतर्गत कुछ सिस्टम होता है इन्वेस्टमेंट का। अब वो सिस्टम है जिसमें हम फिक्स्ड अमाउंट एक रेगुलर इंटरवल पर इन्वेस्ट करते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड, और इस हिसाब से कह सकते हैं कि एक डिसिप्लिन वे है इन्वेस्टमेंट का। यदि लंबे समय तक इस प्लान में आप इन्वेस्ट करेंगे तो 10-15 सालों के बाद एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। इसमें एक मिथ्स ये है कि नॉर्मली इन्वेस्टर ये समझते हैं कि रेगुलर इंटरवल मीन्स इसमें फिक्स्ड अमाउंट मंथली इंटरवल पर ही केवल जमा कराया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंटरवल मंथली भी हो सकते हैं, डेली भी हो सकते हैं, वीकली भी हो सकते हैं, फोर्टनाइटली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली और हाफ ईयरली तक होते हैं। और अभी कुछ वर्षों में एसआईपी के कुछ वेरिएंट्स डेवलप हो गए हैं। जैसे हम बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में फिक्स्ड अमाउंट, ये अमाउंट फिक्स नहीं होके हो सकता है हर साल कुछ परसेंटेज या तो परसेंटेज में या अमाउंट में इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जो टिपिकल एसआईपी है उसमें फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड इंटरवल और रेगुलर इंटरवल, इंटरवल मे बी वीकली, डेली, फोर्टनाइटली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली, अपने हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं। दूसरा है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये दोनों ही प्लान जो है सिस्टमेटिक हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट का, पैसे इन्वेस्ट करने का। दूसरा है विड्रॉ करने का। इसका मतलब इसमें रेगुलर इंटरवल पे फिक्स्ड अमाउंट यदि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम से हम पैसे विड्रॉ करते हैं तो इस स्कीम को हम SWP बोलते हैं, और ये एक ऐसा तरीका है जिससे एक रेगुलर वे में आप इनकम जनरेट कर सकते हैं किसी म्यूचुअल फंड में एक हैवी लमसम अमाउंट डालकर। सो इट्स कॉल्ड SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसके बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि चाहते हैं इसके बारे में और जानकारी लेना, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तीसरा है NAV, नेट एसेट वैल्यू। जैसे शेयर मार्केट में शेयर की वैल्यू होती है, उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड में यूनिट्स होती हैं, और यूनिट्स की जो वैल्यू होती है उसको NAV बोलते हैं। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है शेयर के प्राइस में और यूनिट्स के प्राइस में। शेयर की प्राइस पूरे ट्रेडिंग आवर्स में हर सेकंड चेंज होता है और डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर डे में किसी आदमी ने शेयर सस्ते में खरीदा, किसी ने महंगे में खरीदा। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो NAV डिसाइड होती है वो क्लोजिंग, बिजनेस क्लोजिंग, जो स्टॉक मार्केट जब क्लोज होता है उसके बाद उस पर्टिकुलर यूनिट्स की NAV डिसाइड होती है। सो NAV में एक ये है कि कोई भी इन्वेस्टर यदि कोई पर्टिकुलर डे में इन्वेस्ट करेगा तो उसको NAV सबको बराबर मिलेगा, ऐसा नहीं किसी को सस्ता या किसी को महंगा मिलेगा। चौथा टर्म्स है AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी है जो आपके फंड को मैनेज करती है उस स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। इसको आमतौर में इसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। जैसे
हम बोलते हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, बेसिकली निप्पॉन इंडिया एएमसी का नाम है। उस हिसाब से जैसे एचडीएफसी, एक्सिस या एबीएसएल, किसी भी म्यूचुअल फंड का नाम बोलते हैं, ये सारे जो नाम हैं वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। अब है TER, टोटल एक्सपेंसेस रेशियो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है जनाब, क्योंकि ये एक एनुअल फी है जो चार्ज किया जाता है आपके पैसे जितना इनकम जनरेट करते हैं उसमें से। इसका मतलब जिस म्यूचुअल फंड का, जिस स्कीम्स का टोटल एक्सपेंसेस रेशियो अधिक होगा, उसके रिटर्न नेचुरली कम होंगे। सो आपको यदि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो टोटल एक्सपेंसेस रेशियो भी कंसिडर करना पड़ेगा। और इसके लिए जो सबसे जानने वाली बातें हैं, प्लान दो होते हैं म्यूचुअल फंड में, रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर प्लान में टोटल एक्सपेंसेस रेशियो अधिक होते हैं और डायरेक्ट प्लान में कम होते हैं। ये डिफरेंस जो है इक्विटी स्कीम में करीब 1% 1.5% के आसपास होती है। हालांकि 1-1.5% एक्सपेंसेस लगता है कुछ नहीं है, लेकिन लंबे समय तक यदि आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे इतने के डिफरेंस में, तो 10-15 सालों के बाद लगेगा जिसमें टोटल एक्सपेंसेस रेशियो अधिक थे उसके कॉर्पस कई लाख कम हुए, जिसके टोटल एक्सपेंसेस रेशियो कम थे उसके कॉर्पस कई लाख अधिक हुए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट करने के लिए। डिविडेंड ऑप्शन, ग्रोथ ऑप्शन। जैसे कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो कुछ ना कुछ वो इनकम या रेवेन्यू जनरेट करेगा। अब ये इन्वेस्टर्स के ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। जब भी रेवेन्यू जनरेट हो, क्या वो रेवेन्यू डिविडेंड के फॉर्म में उसी टाइम ले लें या उस रेवेन्यू को, वो जो डिविडेंड है उसको उसी में फिर से इन्वेस्ट कर दें। यदि आप ले लेंगे, जिस टाइम इनकम जनरेट होता है उस टाइम डिविडेंड ले लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिविडेंड ऑप्शन। हालांकि आजकल इसका नाम बदल गया है, अब हो गया IDCW, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान। और यदि आप चाहते हैं कि जो भी इनकम जनरेट कर रहा है, जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट में, वो यदि उसी में फिर से इन्वेस्ट हो जाए तो उसको कहते हैं ग्रोथ ऑप्शन। जो कि सामान्य तौर पे बैंक में जब पैसे जमा कराते हैं, आप पूछते हैं कितने दिनों में डबल हो जाएगा। मान लीजिए बैंक कुछ बोलता है, इसका मतलब उस केस में आप जो उसके इंटरेस्ट बनते हैं वो आप लेते नहीं है, बल्कि उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर है एग्जिट लोड। ये एक ऐसा चार्ज है कि जब आप फंड से निकलते हैं, एग्जिट करते हैं, उस टाइम चार्ज लिया जाता है। सामान्य तौर पे यदि आपने जब इन्वेस्ट किया उसके 1 साल के बाद यदि आप उस फंड से निकलते हैं तो एग्जिट लोड नॉर्मल कोर्स में 0 होता है, और उसके पहले निकलते हैं तो हो सकता है 0 भी हो या कुछ चार्जेस लगे, डिपेंड करता है कि उस स्कीम ने क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। अगला है लॉक इन पीरियड। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप यदि इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ सर्टेन पीरियड तक पैसे रिडीम, मतलब आप एग्जिट नहीं कर सकते। जैसे ELSS फंड है, इसमें लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स है। तो इसको ध्यान रखना चाहिए कि आप वैसे फंड में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 वर्षों के लिए या 5 वर्षों के लिए, जैसे इंटरनेशनल फंड में 5 ईयर्स के लिए आप पैसे रिडीम नहीं कर सकते, आप एग्जिट नहीं हो सकते। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। और आखिरी है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन मीन्स जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, आपके पैसे कई तरह के एसेट में इन्वेस्ट हो सकते हैं, लाइक इक्विटी, डेट। इक्विटी में भी कई तरह की इक्विटी हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या कुछ मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, कई तरह के हैं। तो ये जो एसेट एलोकेशन है, ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है पर्टिकुलर स्कीम्स का, उसमें ये डिफाइंड होता है कि आपके जो पैसे हैं वो इक्विटी में या डेट में या सभी एसेट्स में एलोकेट होंगे, तो किस परसेंटेज में होंगे ये डिफाइंड होता है। सो इट्स कॉल्ड एसेट एलोकेशन, मतलब आपका पैसा किस एसेट में जा रहा है, किस एसेट में इन्वेस्ट हो रहा है। और आखिरी है रिस्क प्रोफाइल। जैसे मैंने पहले चर्चा की थी कि मिठाइयाँ बाजार में मिल रही हैं, नमकीन मिल रही हैं, लेकिन सब डिपेंड करता है आपके हेल्थ स्टेटस पे कि आपको नमकीन खाना चाहिए या मिठाई खाना चाहिए। उसी हिसाब से यदि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सारे फंड्स सबके लिए बेहतर नहीं है। ये सब डिपेंड करता है रिस्क प्रोफाइल से, और जो म्यूचुअल फंड का रिस्क प्रोफाइल आपके रिस्क प्रोफाइल से मैच करता है वो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर म्यूचुअल फंड है। थैंक यू।